हेलो एवरीवन। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी के सीरीज में रमेश सिंह के द्वारा लिखित इस किताब के चैप्टर फर्स्ट परिचय की क्लास 5 में आज हम लोग हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वाशिंगटन सहमति, बीजिंग सहमति और सेंटियागो सहमति। वाशिंगटन सहमति के एक एग्जाम्पल के रूप में अमेरिकी सब प्राइम संकट 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी अमेरिका और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिला था, उसके बारे में ब्रीफली हम लोग देखेंगे। वाशिंगटन सहमति, बीजिंग सहमति और सेंटियागो सहमति को ब्रीफली मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ। वाशिंगटन सहमति का मतलब ये है, आप इस तरह से समझिए कि 1991 में भारत में जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ, पूरी दुनिया में भी उस तरह के कुछ न कुछ रिफॉर्म हुए। उन सब रिफॉर्म के पीछे ये वाशिंगटन सहमति ही थी। वाशिंगटन सहमति बेसिकली एक आर्थिक सुधार संबंधी सलाह थी जो कि वाशिंगटन स्थित संस्थाओं यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक संकट से उबरने के लिए दिया गया था। ठीक है, मतलब आर्थिक सुधार संबंधी सलाह था जो कि विकासशील देशों को इस तरह का सुधार का सलाह दिया गया था। किसके द्वारा? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी वित्त मंत्रालय के द्वारा इस तरह का सुझाव दिया गया था। ठीक है, इसमें कई सारे पॉइंट हैं, 10 पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे। उन 10 पॉइंट को आप लगभग जो है एलपीजी में भी देख सकते हो। मतलब एलपीजी का आधार जो है वो वाशिंगटन सहमति ही था। बीजिंग सहमति क्या है? चीन में वर्तमान में जो आप मॉडल देखते हो वो बीजिंग सहमति है, यानी कि वहां साम्यवाद और बाजारवाद के तत्वों को साथ मिला के चला जा रहा है। सेंटियागो सहमति भी पश्चिमी देशों के द्वारा दिया गया इस तरह का एक सलाह था। भारत का संबंध वाशिंगटन सहमति के साथ साथ सेंटियागो सहमति से भी है। आगे बढ़ें इसके पहले पिछले दिन का जो क्वेश्चन था वो आपके सामने है और आई होप आप सब लोग ने इसका सही जवाब किया होगा। कुछ लोग ही वैसे कमेंट करके जवाब देते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब एक तरह से चुनौती, और चुनौती को अपनाना सभी स्टूडेंट का धर्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी चुनौती के लिए वो तैयार ही कर रहे हैं अपने आप को। तो इसका आंसर डी होगा। विस्तार के लिए आप पिछले क्लास को देख सकते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि 1917 में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नहीं हुआ था, ये बहुत बाद की चीज है जिसके कारण यूएसएसआर का विघटन हुआ। उसी तरह से चीनी साम्यवादी क्रांति के बाद वहां खुला द्वार की नीति नहीं अपनाई गई, बहुत बाद में अपनाई गई। वाशिंगटन सहमति क्या है, अब इसको देख लेते हैं। जो मैंने बताया था वैसे ही ये दोनों पॉइंट है कि विकासशील देशों को आर्थिक संकट से उबरने के लिए आर्थिक सुधार संबंधी ये सलाह थी। तो बेसिकली ये एक सलाह थी, कंपल्सरी रूप से देशों को इसको लागू करना नहीं था, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बन चुकी थी, या फिर हम ये कहें कि बना दी गई थी कि इस तरह के सलाह को लागू करना ही करना था। और 1991 में हमने भी किया। यह सलाह किसके द्वारा दी गई थी? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग यानी वित्त मंत्रालय, अमेरिकी वित्त मंत्रालय के द्वारा सुझाया गया यह सलाह था। तो क्या यह सलाह जो है ऐसी मौखिक तौर पे बना दिया गया होगा? नहीं, इसको बनाने के लिए बहुत ही ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से इस तरह के सलाह को बनाया जाता है। ठीक है, और तब ये प्रस्तुत किया जाता है जब देशों को इसको अपनाना ही अपनाना है, उसके पास कोई विकल्प ना हो। अभी पूरी दुनिया के ट्रेड को आप देखो तो वाशिंगटन सहमति और बीजिंग सहमति के बीच में ही है। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया का ट्रेड जो है, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था है, लगभग इसी तरह के सहमति के बीच में आज चल रही है। इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री ने किया था, जॉन विलियमसन ने किया था। ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप विशेष रूप से याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। सामान्य रूप से इन 2 पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब इसके 10 आर्थिक सुधार के प्रस्ताव थे। अब 10 पॉइंट को आप देखेंगे। 10 पॉइंट को आप सिस्टमैटिक ढंग से रटना मत, बस समझ जाना और समझने के अनुसार मेंस में अगर इसका इस्तेमाल हो तो आप इस्तेमाल कर लेना। और फिर इसी 10 पॉइंट के आधार पे वाशिंगटन सहमति को आप एलपीजी सुधार जो है उन दोनों से कंपेयर कर सकते हो या दोनों में लिंक खोज सकते हो। वैसे लिंक के लिए अलग टॉपिक मैंने बना दिया, आगे देखेंगे, तो इसको समझना। तो वाशिंगटन सहमति में क्या क्या बताया गया, जो आज भी बताया जा रहा है। आज भी लगभग यही सब पॉइंट एलपीजी के अंतर्गत बताए जाते हैं। पहला है वित्तीय अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी आय हो रही है सरकार की और जो खर्च हो रहा है उसके बीच में एक अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे। इसके अलावा जो सार्वजनिक खर्च है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी कैसी हो, उसकी प्रायोरिटी कुछ इस तरह की हो ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और आधारभूत संरचना आदि पर फोकस किया जा सके। जिससे क्या होगा? उचित लाभ और आय के वितरण की संभावना होगी। उचित लाभ और आय की वितरण की संभावना यानी जो आय का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वो बराबर हो सके, समान लगभग हो सके। समाज में जो है गरीब और अमीर के बीच में अंतर बहुत ज्यादा ना रहे। वैसे ये सब कहने की बातें हैं। एलपीजी रिफॉर्म में या वाशिंगटन सहमति जैसी चीजों ने
गरीब और अमीर का फर्क बढ़ाया है या घटाया है? गौर से देखोगे तो बढ़ाया ही है। तो वॉशिंगटन सहमति के भी कुछ नेगेटिव पक्ष हम आगे देखेंगे, अभी मैं बताते जाता हूं ताकि आप समझ सको कि ऐसा नहीं कि जो भी पॉइंट यहाँ कहा गया है वो एकदम से सच्चा सच्चा है, इसका बहुत फायदा है, ये बहुत ज्यादा नुकसान भी इसके हुए। नेक्स्ट पॉइंट है कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म किया जाए। टैक्स रिफॉर्म में भी कई सारे पॉइंट होते हैं कि टैक्स की दरों को घटाया जाए, फिर किस क्षेत्र में घटाया जाए, किस क्षेत्र में बढ़ाया जाए। उसी तरह से ब्याज की दर को उदारीकृत किया जाए ताकि बाजार जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके। विनिमय दर, जो मुद्रा का विनिमय दर है उसका दर जो है प्रतिस्पर्धा पूर्ण हो। व्यापार उदारीकरण, व्यापार में भी उदारीकरण किया जाए कि पश्चिमी या विदेश के जो व्यापारी हैं वो भी देश में व्यापार कर सके, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को खुला रखना या बंद रखना है, अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना है। ठीक है। उसी तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, एफडीआई के अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह का मतलब हुआ इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है देश में जो पैसा आता है, देश में जो एफडीआई आ रहा है उसको इनफ्लो कहेंगे। इनफ्लो मतलब पैसा या एफडीआई कुछ भी आए तो उसको इनफ्लो कहेंगे। तो यहाँ एफडीआई के इनफ्लो की बात की जा रही है। एफडीआई का आउटफ्लो भी हो सकता है। भारत के भी व्यापारी गण, कंपनियां विदेशों में पैसा लगाती हैं तो एफडीआई का आउटफ्लो भी हो सकता है, इनफ्लो भी हो सकता है। तो एफडीआई के इनफ्लो के लिए क्या करना है? उदारीकृत व्यवस्था बनाना है, यानी कि भारत में एफडीआई ज्यादा से ज्यादा आ सके इसके लिए व्यवस्था बनानी है। तो सरकार अभी ये कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। अगर मोदी गवर्नमेंट में ही एफडीआई अगर ज्यादा आ रहा है तो सरकार या फिर जो गवर्नमेंट है वो तो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हमारे टाइम में इतना ज्यादा एफडीआई आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा एफडीआई के आधार पे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना बहुत आदर्श स्थिति नहीं भी है। इस बात को भी आप समझना। ठीक है। जैसे कि आपने बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में कर्ज ले लिया और अपना एक फैक्ट्री स्थापित किया, थोड़े स्तर पे तो सही है कि आपने जो है कम से कम कुछ किया तो, लेकिन बड़े स्तर पे ये सही नहीं है, क्योंकि आपने अगर उधार के कर्ज के आधार पर बहुत बड़ी फैक्ट्री और प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो निश्चित तौर पे जिसने आपको कर्ज दिया है आपके व्यापारिक विकास में उसकी भी हिस्सेदारी तो हो गई है ना। तो प्रयास करना चाहिए कि इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता लाई जा सके। खैर, तो इसमें इनफ्लो की बात करी गई थी। इसके अलावा निजीकरण को बढ़ावा देना और विनियमन यानी डी रेगुलेशन, गवर्नमेंट अपने तरफ से रेगुलेशन का काम कम से कम करे, बाजार के भरोसे रेगुलेशन का काम छोड़ दिया जाए। पर संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, लोगों को या फिर कंपनियों को संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त हो। वैसे ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह शब्दावली जो वॉशिंगटन सहमति थी इसके लिए नए नए वर्ड गढ़े गए, जैसे कि नव उदारवाद, न्यू लिबरल नीतियां इसको कही गई। लैटिन अमेरिका में बाजारवादी रूढ़िवाद कहा गया, खासकर जॉन सोरोस ने इसको कहा। बाजारवादी रूढ़िवाद का ये मतलब विशेष रूप से हुआ कि बाजार किसी भी स्थिति को संभाल सकता है, मतलब बाजार किसी भी स्थिति को संभाल सकता है, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से इसको भूमंडलीकरण का भी समानार्थक कहा गया। तो इसके लिए इस तरह के शब्द गढ़े गए। कई दुनिया के पर्यवेक्षक या फिर जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो जानकार लोग होते हैं, कई लोगों के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन मायने नहीं रखता है, डायरेक्शन मायने रखता है। ठीक है। जैसे जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक लोग हैं उनमें भी ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि आप उनके सामने कुछ बोल नहीं पाओगे। बहुत सारे ऐसे समाजवादी मॉडल के मतलब विद्वान होंगे कि उनके सामने आप बोल नहीं पाओगे। तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाना, बहुत ज्यादा लॉजिक हो जाना बड़ी बात नहीं होती, हमारा डायरेक्शन क्या है ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। जैसे एक ट्रेंड चला हुआ सा रहता है कई बार कि बहुत सारे लोग राष्ट्रवाद के विरोधी होंगे। अब जो विरोधी होंगे कई बार उनके पास भी इतना ज्यादा तर्क शक्ति और उनके पास इतने फैक्ट होंगे कि आप उनका विरोध नहीं कर पाओगे उनके सामने जाकर के। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद गलत हो गया। जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं उसमें भी ऐसे विद्वान हो सकते हैं जिनके सामने कोई बोल नहीं सकता है। तो हमारी विद्वता, हमारी बुद्धि एक अलग चीज है और हमारा डायरेक्शन एक अलग चीज है। तो अधिकतर लोग आज की तारीख में, अधिकतर अर्थशास्त्री जो वॉशिंगटन सहमति या एलपीजी है इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि समझते हैं कि ये गलत है। तो उन्हीं में से कुछ लोग ये मानते हैं कि वॉशिंगटन सहमति को इस तरह से मान रहे हैं कि इसका अभिप्राय ऐसी एक नव उदारवादी, न्यू लिबरल नीतियों से है जो कि लाचार देशों के ऊपर वॉशिंगटन स्थित वित्तीय संस्थाओं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने थोपी है। सिंपल सी बात है
कि वॉशिंगटन स्थित ये जो संस्था है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उनको दुनिया के अन्य देशों से क्या मतलब? वो डिफरेंट टाइप का कर्ज, जैसे लॉन्ग टर्म का कर्ज देना है वर्ल्ड बैंक, शॉर्ट टर्म का कर्ज देना आईएमएफ देती है। क्यों देती है? उनको हमसे क्या मतलब है? तो वास्तव में हमारे एक एक चीज पे उनको कंट्रोल कर लेना है, नियंत्रण कर लेना है, गुलाम करने का ये सब नया तरीका हुआ। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री भी ऐसा मानते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ इस तरह की हैं कि इनकी बात ज्यादा सुनी नहीं जाती है। फिर भी वॉशिंगटन सहमति और एलपीजी में क्या कनेक्शन है उसको यहाँ आप देख सकते हैं। वास्तव में इन नीतियों के कारण ही, वॉशिंगटन सहमति की नीतियों के कारण ही एलपीजी की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। एलपीजी का फुल फॉर्म यहां देख लीजिए। एलपीजी ने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया। मैंने बताया कि एलपीजी रिफॉर्म जो आपका हुआ है, सो कॉल्ड रिफॉर्म ये था। एनसीईआरटी किताब में भी इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि ये एलपीजी जो सुधार जिसको कहा जा रहा है, ये मजबूरी में उठाया गया एक कदम था। एक पूरी व्यवस्था इस तरह से बना दी गई, एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि आपको इस तरह का आर्थिक सुधार करना ही करना होगा, अपनी नीतियों को पूरी तरह से लिबरल करना होगा। और लिबरल करने का फायदा हमें क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। एलपीजी के बाद बताइए कि अमेरिका जैसे देशों को भारत से ज्यादा फायदा हुआ या भारत जैसे देशों को फायदा हुआ? तो आप देखो कि अमेरिका जैसे देशों को फायदा हुआ, भारत जैसे देशों को ऊपर ऊपर से फायदा हुआ। लगा कि बहुत सारे नए नए रोजगार के क्षेत्र बनेंगे और अन्य चीजें, लेकिन आज की तारीख में देख लीजिए, कुछ ही साल के बाद रोजगार के क्षेत्र बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? घट रहे हैं। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, और जिन युवाओं के पास रोजगार है उनको भी कई कई घंटे काम करने पड़ते हैं, तब उनको ठीक ठाक एक सैलरी मिल पाती है, इसमें वो जीवन यापन कर सके। तो इसकी अपनी कुछ जो है सीमाएं हैं, बहुत भयंकर सीमाएं हैं। राज्य की भूमिका इनफैक्ट जो है बहुत ज्यादा सीमित हो गई, विशेषकर उन देशों में जहां विश्व बैंकों से विकास निधि यानी डेवलपमेंट फंड प्राप्त किया गया था। जैसे मैंने बताया आपको कि विश्व बैंक लॉन्ग टर्म का लोन देती है, डेवलपमेंट के नाम पे लोन देती है, रोड के डेवलपमेंट के लिए, ब्रिजेस के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इन सब के लिए विश्व बैंक देगी। लेकिन जैसे विश्व बैंक कर्ज दी, तो इस तरह का जो वॉशिंगटन सहमति या एलपीजी जैसा चीज है, उसके नियंत्रण में आप आ गए, उसकी नीतियों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है राज्य की भूमिका क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। कई बार जो है भुगतान संतुलन का संकट होगा, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी के संकट का सामना कुछ देश करेंगे। तो आईएमएफ उसको कर्ज देगा, यहां भी अपनी शर्तों के साथ कर्ज देगा, तो यहां भी राज्य की भूमिका क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। भारत में भी 1991 में ऐसा ही हुआ, मैंने ये बताया आपको। अब ये कहा जा रहा है कि वास्तव में वॉशिंगटन सहमति जो है, ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा समर्थन ये प्रदान करता है। ये अमेरिकी सब प्राइम संकट इसके बावजूद हो गया। कैसे हो गया? जब अमेरिकी सब प्राइम संकट 2008 में हो गया, इसका मतलब है वॉशिंगटन सहमति जैसी चीजों का लिमिटेशन है, उसकी सीमाएं हैं। ठीक है, वैसे मैं अमेरिकी सब प्राइम संकट को थोड़ा समझा देता हूं, लेकिन इस लाइन को पहले कवर कर लेते हैं। तो अमेरिकी सब प्राइम संकट वो पश्चिमी अर्थव्यवस्था में व्याप्त रिसेशन, और पश्चिमी अर्थव्यवस्था में रिसेशन की आप स्थिति देखोगे, वहां मतलब ग्रोथ कम आपको दिखेगा। ठीक है, रिसेशन, मंदी की स्थिति ज्यादा आपको दिखेगी। के बाद विश्व में वॉशिंगटन सहमति से क्या हुआ है? विश्वास घटा या बढ़ा है? विश्वास घटा है, तथा इसकी जगह अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप का विचार मजबूत हुआ है। बाजार के भरोसे हर चीज नहीं छोड़ा जा सकता है, राज्य को भी क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप करना चाहिए। अब अमेरिकी सब प्राइम संकट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सब प्राइम शब्द जो है, पहली बात तो इसी को समझ जाए कि सब प्राइम शब्द का मतलब क्या हुआ। सब प्राइम शब्द का मतलब हुआ कि लॉ क्वालिटी का लोन, मतलब वैसा लोन जिसको सामान्य रूप से जो है चुकाना क्या हो, मतलब चुकाने की संभावना थोड़ी कम हो। एक सेकेंड, ठीक है। सब प्राइम संकट का मतलब हुआ लो क्वालिटी का लोन। एक्चुअली एक पेज में देख रहा था, संभवतः इस पेज को, ठीक है, लो क्वालिटी का लोन जिसके चुकाने की संभावना कम हो। जिसके चुकाने की संभावना कम हो। तो अभी भी
कोई बैंक ऐसा लोन देना चाहेगा जिसके चुकाने की संभावना कम हो, जो वापस मिले इसकी संभावना कम हो? नहीं हो। बावजूद अमेरिका में वर्ष 2000 से 2007 तक इस तरह के लोन बांटे गए जिसके चुकाने की संभावना कम थी। ठीक है, ये 2000 से लेकर 2007 तक किया गया। और ये जो सब प्राइम संकट हुआ है, इसमें जो लो क्वालिटी का लोन दिया गया वो किस तरह का लोन दिया गया है? वास्तव में ये सब जो है हाउसिंग के लोन थे, हाउसिंग लोन थे ये। ठीक है, और हाउसिंग लोन में भी एक इसमें खास बात थी कि एडजस्टेबल रेट लोन था ये। घर के लिए लोन दिया गया और उसमें भी एक बात थी कि एडजस्टेबल रेट लोन था। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें शुरुआत में जो रेट था, इंटरेस्ट रेट था, वो कम था, लेकिन बाद के वर्षों में इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना था। ठीक है, ये एक शर्त के साथ लोन दिया गया। तो बहुत सारे जो होम बायर्स थे तो उनको लगा कि बड़ा अच्छा है, लोन ले लेते हैं, इससे घर मिल जाएगा, शुरुआत में हमें जो है इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा और बाद में हम धीरे धीरे करके चुका देंगे। लेकिन सिचुएशन ये हुआ कि शुरुआत में तो कम इंटरेस्ट रेट पे दिया गया, लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, लेकिन बाद के समय में उसका जो इंटरेस्ट रेट चूंकि बढ़ गया, तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि भाई अब घर भी तो धीरे धीरे पुराना ही होगा, तो लोगों ने सोचा कि क्यों जो है इसको हम लोग लोन चुकाएं। तो घर लोग बेचने लगे, लोन चुकाना धीरे धीरे करके अवॉइड करने लगे, लोन नहीं चुका रहे थे। तो फिर बैंकों ने क्या किया कि उनके मकानों पे कब्जा करना स्टार्ट किया और उन घरों को नीलाम करना स्टार्ट किया। अब लोग भी घरों को नीलाम कर रहे हैं, जो बैंक वाले हैं, सॉरी, लोग जो है घरों को बेच रहे हैं, बैंक वाले उन घरों पे कब्जा करके उसको नीलाम कर रहे हैं। तो मार्केट में घरों की संख्या बढ़ गई, खरीदने वालों की संख्या घट गई। तो इसीलिए जो है जो घरों की कीमत थी वो बहुत ज्यादा अमेरिका में घट गई। अमेरिका में घरों की कीमत बहुत घट गई। तो कीमत घटने के कारण जिन बैंकों ने लोन दिया था उनको वो लोन वापस मिल नहीं पाया या बहुत कम लोन वापस मिलने लगा। ठीक है, मतलब जितना पैसा उन्होंने मार्केट में दिया था उतना पैसा मार्केट से आने नहीं लगा। तो इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से पड़ा। आप देख सकते हो कि धीरे धीरे, चूंकि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी जुड़ा हुआ है यूएस इकोनॉमी से, यूएस इकोनॉमी का अपना मार्केट होगा वो डिस्टर्ब हुआ, होम बिल्डर्स डिस्टर्ब हुए, लेंडर्स डिस्टर्ब हुए, इस तरह से पूरा का डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हुआ। खैर, अमेरिकी सब प्राइम संकट जो कि 2008 में हुआ था, जिसका जो है मेन जो पॉइंट था वो हाउसिंग लोन और एडजस्टेबल रेट लोन था। इससे ये पता चला कि वास्तव में जो इस तरह का मतलब वाशिंगटन सहमति जैसी चीजें हैं जो कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, वो 100% सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, राज्य हस्तक्षेप की भी आवश्यकता है, नहीं तो बैंक तो अपने मन से कुछ भी काम करते रहेंगे। चलिए, ये तो पहला हो गया वाशिंगटन सहमति, जो कि पश्चिमी देशों के द्वारा वाशिंगटन स्थित संस्थाओं के द्वारा दिया गया था। अब है दूसरा, बीजिंग सहमति। क्या है ये? तो वास्तव में इसको कहा जाता है चीनी आर्थिक विकास मॉडल। लेकिन बीजिंग सहमति को चीन ने नहीं दिया है। किसने दिया है? 2004 में इस शब्द को जोशुआ कूपर रैमो इसने दिया था। ठीक है, ये कौन है? ये टाइम्स मैगजीन का फॉरेन एडिटर है। फॉर्मर मतलब पूर्व का फॉरेन एडिटर टाइम्स मैगजीन। ठीक है, उसने इस शब्द को दिया था बीजिंग सहमति। क्यों दिया था? क्योंकि पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका को, यह रहता कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, उस क्या क्या होने के इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस का उसको अपना फायदा है, कुछ अंकल सैम को अपना फायदा है। तो उसी संदर्भ में यह समझा गया कि वास्तव में चीन में जो आर्थिक उत्थान हो रहा है उसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, कोई सोचा समझा एक विकास मॉडल है। ऐसा नहीं कि बीजिंग खुद ब खुद डेवलप कर रहा है, स्वतः नहीं हो रहा है, वहां एक सोचा समझा विकास रणनीति पे काम किया जा रहा है। तो पश्चिमी देशों से संबंधित इस व्यक्ति ने ये बीजिंग सहमति के बारे में बात की। इस सहमति या मॉडल के अंतर्गत उन आर्थिक नीतियों को शामिल किया जाता है जिसका अनुसरण डेंग जियाओपिंग, ये हैं डेंग साहब। कौन है ये डेंग? इनका क्या भूमिका है? तो देखो, आधुनिक चाइना जो हम देखते हैं वो माओ की चाइना है। ठीक है, माओ में जो चीनी क्रांति हुई है 1949, उसके बाद माओ का शासन वहां हुआ है। माओ की जब मृत्यु हुई है तो वहां डेंग का शासन आया है। डेंग ने क्या किया? डेंग ने अपना जो साम्यवादी मॉडल था उसको तो बना के रखा, लेकिन साथ ही साथ बाजारवादी तत्वों को शामिल किया। इसीलिए इसको बाजारवाद समाजवाद भी कहा जाता है, बाजारवादी समाजवाद कहा जाता है। पीछे क्लास में हमने देखा था। ठीक है,
तो पीछे जो बीजिंग मॉडल है उसमें इसी की बात की गई है कि वर्तमान में जो डेंग का जो चीन था, डेंग ने जिन नीतियों को अपनाया था, देखो यहाँ लिखा हुआ है द मैन हु मेड मॉडर्न चाइना। एक इस व्यक्ति मतलब ये डेंग जिस व्यक्ति ने मॉडर्न चाइना का निर्माण किया, ठीक है। तो इसकी नीतियों के बारे में ही मुख्य रूप से यहाँ बताया गया। इसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वाशिंगटन सहमति के एक विकल्प के तौर पे देखा गया। अब से भारत या अन्य विकासशील देश हैं, उनको किन नीतियों को फॉलो करना चाहिए। भारत ने भी पूरी तरह से बाजारवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया है, लेकिन मैंने बताया ना कि वाशिंगटन सहमति और उसके बाद एलपीजी के बाद तो हम लोग लगभग बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ही मूव कर रहे हैं। तो भारत या अन्य देशों के लिए बीजिंग सहमति जैसा जो मॉडल है वो एक हो सकता था विकल्प। इसे प्रति वाशिंगटन सहमति यानी एंटी वाशिंगटन सहमति भी माना गया, यानी कि वाशिंगटन सहमति का विरोधी। ऑब्वियसली विरोधी है कुछ हद तक, पूरी तरह से तो खैर नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक विरोधी है। अगर वास्तव में पूरी तरह से विरोधी होता तो चाइना में अमेरिकी कंपनियों का जो है रहना मुश्किल हो जाता, ठीक है। स्थानीय चीजों के माध्यम से वो अपना काम करते, लेकिन चीन में अमेरिकी संस्थाओं का मतलब जो व्यावसायिक संस्थान है उनका विरोध है थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, वो अपना व्यापार कर ही ले जाते हैं। भारत तो खैर उनका अपना प्लेग्राउंड है, अमेरिकी संस्थाओं का करते ही है यहाँ सब कुछ जो करना है उनको। यह सहमति 3 स्तंभों पर आधारित है। बीजिंग सहमति बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। अनवरत प्रयोग, अन्वेषण, शांतिपूर्ण वितरणकारी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्रमिक सुधार, ग्रेजुअल सुधार, और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ चुनिंदा विदेशी विचारों को अपनाना। मैंने कहा कि चीन जैसा जो पॉलिसी है वो किस तरह का पॉलिसी है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन करेंगे, कि खुद से निर्णय करेंगे कि उनको किस तरह की पॉलिसीज को अपनाना है, और चुनिंदा विदेशी विचारों को अपनाते हैं, वो अपने हिसाब से अपनाते हैं। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरह से पश्चिमी देशों के चंगुल से निकल जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक बच पाते हैं, जैसे चीन वगैरह बचता है। 2008 में अमेरिकी सब प्राइम संकट के बाद भी चीन की अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रही। भारत पे 2008 में जो अमेरिकी क्राइसिस आया उसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ा, लेकिन चीन पे उतना नहीं पड़ा, चीन चलता रहा। इस कारण से यह मॉडल 2010 तक एक विशेष आकर्षण बना रहा। लेकिन 2010 के बाद से या हाल फिलहाल में जो पश्चिमी देश हैं वो ये कहने लगे हैं कि चीन का आर्थिक मॉडल बेकार है। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनके विकास मॉडल का विरोधी है चीन का मॉडल, इसीलिए वो चीन के मॉडल की आलोचना करते रहते हैं। चीन में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे, व्यापार भी करना चाहेंगे, और चीन के मॉडल की आलोचना भी करेंगे, ठीक है। ऐसा कहा गया कि वास्तव में चीन के मॉडल में अब उतना जो है ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये बात तो पश्चिमी देशों के संदर्भ में भी है। कई विचारकों के द्वारा चीन का जो आर्थिक उदय है इसको बाजार की मृत्यु यानी डेथ ऑफ मार्केट के रूप में लिया गया, कि पश्चिमी देशों मार्केट का मतलब सिंपल मार्केट नहीं, मार्केट का मतलब है कि बाजारवादी व्यवस्था, मार्केट का मतलब है बाजारवादी या पूंजीवादी व्यवस्था। तो चीन के उदय को बाजारवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था की मृत्यु के रूप में लिया गया, और राज्य नेतृत्व के उदय यानी राइज ऑफ स्टेट लेड ग्रोथ की संज्ञा इसमें दी गई इसको। अब चलिए तीसरे पे आते हैं, सेंटियागो सहमति। सेंटियागो सहमति का मतलब क्या है, किसने दिया है, क्या उद्देश्य है। इसको भी वाशिंगटन सहमति के एक विकल्प के तौर पे देखा जाता है। बीजिंग को भी देखा जाता था, बीजिंग सहमति को, इसको भी देखा जाता है, लेकिन इसका प्रस्ताव विश्व बैंक के समूह के ही तत्कालिक जो चेयरमैन थे उन्होंने किया था। तो जो वाशिंगटन सहमति है उसी के जैसा ये कुछ है, पश्चिमी देशों के द्वारा ही, वाशिंगटन स्थित संस्थाओं के द्वारा ही ये भी दिया गया है। इसमें और वाशिंगटन में ज्यादा अंतर नहीं होगा, बस थोड़ा सा एक क्लेवर अलग रहेगा, एक पैकेजिंग अलग रहेगी, बट उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करना। इस सामाजिक आर्थिक विकास मॉडल, इसको क्या कहा जा रहा है, इसको सामाजिक आर्थिक विकास का मॉडल कहा जा रहा है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें स्थानीय विशेषताएं भी होंगी, मतलब जिस देश में ये मॉडल काम कर रहा है उस देश की स्थानीय विशेषताओं को भी लिया जाएगा। तो क्लेवर चेंज हो गया, पैकेजिंग अलग हो गया, कि नहीं भाई स्थानीय चीजों को भी हम महत्व देते हैं। भाई तुम महत्व देने वाले होते कौन हो? जिस देश को अपना डेवलपमेंट करना है वो अपने हिसाब से कर लेगा। अमेरिकी संस्थाओं का यहाँ काम ही क्या है, लेकिन काम है, तब तो वर्ल्ड बैंक और IMF है। इसे साकार रूप देने के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ साथ सूचना तकनीक के शक्ति के उपयोग पर भी बल दिया गया, यानी IT इनेबल्ड ये पूरी व्यवस्था रखी गई। इस दिशा में वर्ल्ड बैंक द्वारा ज्ञान बैंक की आंतरिक संरचना का भी विकास किया गया। एक नॉलेज बैंक की भी बात की गई, तो भारत के संदर्भ में भी आपने सुना होगा नॉलेज बैंक।
इस मॉडल ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सामाजिक आर्थिक समावेशन पर बल देने की बात करी। सामाजिक और आर्थिक समावेशन पर, मतलब इंक्लूजन पर, समावेशन मतलब इंक्लूजन, तो इंक्लूजन पर फोकस करने की बात की। ठीक है, भारत सरकार ने भी इससे प्रेरित होकर 2002 में तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप दिमाग में सेट रखेंगे। क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही पूछा जाता है कॉन्सेप्ट से। तो बीजिंग सहमति का संबंध भारत से नहीं है, लेकिन वाशिंगटन सहमति और सेंटियागो सहमति का संबंध जो है भारत से है। सेंटियागो का मतलब क्या हुआ, पीछे आपने देखा था कि वास्तव में इसको जो है सेंटियागो शहर में विश्व बैंक के तत्कालिक अध्यक्ष ने इसको स्टार्ट किया था, इसीलिए इसको जो है सेंटियागो सहमति कहा है। तो ये सेंटियागो कहाँ है? सेंटियागो वास्तव में चिली एक देश है दक्षिण अमेरिका का, तो चिली की राजधानी सेंटियागो है। तो वहीं चूंकि इसको स्टार्ट किया गया था विश्व बैंक के तत्कालिक अध्यक्ष के द्वारा, इसीलिए इसको सेंटियागो सहमति कहा जाता है। ठीक है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान में रखेंगे कि भारत सरकार ने भी इससे प्रेरित होकर 2002 में तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। ये तीसरी पीढ़ी का आर्थिक सुधार क्या है, देखो इसको देख लेते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन का रिफॉर्म है भारत में, यहां मैं इसको लिखता हूं, जगह कम है थोड़ा क्योंकि आगे भी स्लाइड भरा हुआ ही है। तो जो फर्स्ट जनरेशन का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो कब हुआ है? वो 1991 से 2000 तक हुआ है, वर्ष 2000 तक हुआ है। फिर जो सेकेंड जनरेशन का है इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो कब से कब तक हुआ है? वो वर्ष 2000 या 2001 से लेकर के ऑनवर्ड होते रहा है, मतलब वर्ष 2000 या 2000 के बाद से होते रहा है। थर्ड जनरेशन का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो हुआ है 2002 के बाद से, 2002 से 2007 तक माना जाता है। और फोर्थ जनरेशन का बता दें कि फोर्थ जनरेशन का इकोनॉमिक रिफॉर्म अभी एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फोर्थ जनरेशन का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो हो रहा है, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ बट हो रहा है। वो आईटी इनेबल्ड इंडिया की बात करता है। फोर्थ जनरेशन का इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है आईटी इनेबल्ड इंडिया की बात करता है, यानी कि जिसमें अधिकतर चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी, अभी हो भी रही है, हम लोग पढ़ाई भी इसी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको थर्ड जनरेशन का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसका बेस सेंटियागो सहमति ही था। और इसका मतलब है कि ये 2002 से 2007 यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसके दौरान, तो ड्यूरिंग 10th 5-year प्लान। ठीक है, 2002 से 2007। अब आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है। ब्रेटन वुड ट्विंस के रूप में किन दो संगठनों को जाना जाता है? ठीक है, इसका आंसर सही आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे क्लास से जुड़े रहना चाहते हैं तो वंदे मातरम आईएएस टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए। इसके अलावा एक इकोनॉमिक क्लास पीडीएफ करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको शुरुआत में 250 रुपये देने पड़ेंगे, एक ही बार देना है। उसके बाद जितने समय तक ये क्लास चलेगा उन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यहीं इसी जगह पे मिलेगा। इसके साथ साथ वीकली एक डाउट क्लियरिंग सेशन और रिविजन सेशन भी रखा जाएगा, जो कि इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे जुड़ेंगे उनको साथ लेकर के डाउट क्लियरिंग और रिवीजन सेशन किया जाएगा। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने नाम और जगह के साथ, एक कोड भेजा जाएगा, उस पर आप ये पेमेंट करेंगे और आपको इस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। आई होप आज जो भी क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा समझा वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट का जवाब मैं अगले क्लास में दे दूंगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।